हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रीट एग्जाम 2025 के लिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो और लेकर आई थी जो कि हमारा पार्ट 1 था, उसी का ही ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर रीट का जो आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान, चाहे रीट लेवल 1 हो चाहे रीट लेवल 2 हो, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पास देखो ऑलरेडी एक बुक है, ये दिशा पब्लिकेशन की शिक्षा मनोविज्ञान की। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक जो आपके साइकोलॉजी वाले टॉपिक से, तो वो सारे हैं। इनमें से इस बुक के अंदर से मैंने जो रीट के क्वेश्चन है, जो रीट के अंदर पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो वो सारे क्वेश्चन का मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उसी की ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगी एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा समझेंगे, तो ताकि आपको याद पता रहे कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं रीट के साइकोलॉजी के शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उसी से आपको एनालिसिस होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आप कितना समझ पा रहे हो, कितना सही आंसर तक आप पहुँच पा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 2। तो यहाँ से हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे बाल्यावस्था वाले टॉपिक से। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने माना है? ये आपके रीट 2011 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है रॉस। रॉस एक अपने साइकोलॉजिस्ट है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? यानी बालक को जो हम नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं वो किसमें करते हैं? बाल्यावस्था काल के अंदर। बचपन से ही हम उन्हें ये चीज़ बताते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, तो वो बाल्यावस्था में ही हम बताना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड। तो इनमें से कौन सा है? देखो, फर्स्ट है खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ये तो हमें उन्हें बचपन से ही सिखा देते हैं। फिर नेक्स्ट है पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये जो है, ये वाला पॉइंट, ये बच्चा सीखता है जब वो एडोलसेंस वाली स्टेज में आता है। तो यानी इसका आंसर सेकंड ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा था। तीसरा इसमें ऑप्शन है व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जो कि सही है। और मतलब ये इसमें बोला है ना कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त है ये वाला पॉइंट, तो अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी अपना उत्तर बाल्यावस्था के लिए ही है। यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था के और कौन कौन से पॉइंट है वो भी दिए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था है वो? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था के अंदर बालक को घूमना और नई नई चीज़ें देखना अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। तो खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? एनेरेक्सिया नर्वोसा। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा कार्य है? जैसे पहला तो हो गया लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, दूसरा हो गया उचित वातावरण प्रदान करना, तीसरा हो गया परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, और चौथा है ऊपर लिखित सभी। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, ये तीनों ही पॉइंट हो जाएंगे आपके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। संवेग यानी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब रहता है, तो वो वाली स्टेज है किशोरावस्था वाली स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। तो पहला जो बच्चा सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है वो रहता है 10 से 13 महीना के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? तो यदि जहां भी आपका नोम चॉम्स्की आ जाए, नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? भाषा विकास सिद्धांत। लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला जो थ्योरी दी है वो नोम चॉम्स्की ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास में कौन कौन से आएंगे? आपका स्नायु मंडल आ जाएगा, मांसपेशियों की वृद्धि आ जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएगा। ये तीनों ही शारीरिक विकास से संबंधित है, तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। तो वंश क्रम से क्या चीज निर्धारित होती है? पहला ऑप्शन है इसमें मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को,
दूसरा है शारीरिक संरचना के विकास को, तीसरा है सहज प्रवृत्तियों क्रियाओं के अस्तित्व को, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी है? चिंतन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन। तो यह कथन देखो, संवेदना किससे जुड़ा हुआ है? मानसिक से, जो हमारी मानसिक स्थिति है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन है मानसिक विकास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? संवेगों की विशेषता का मतलब है कि मेंटली जो हमारी मेंटली जो डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड। तो संवेगों की विशेषता है कि ये क्षणिक होते हैं। थोड़ी देर के लिए हम खुश होते हैं, फिर थोड़ी देर में दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में कुछ और हमारा नया इमोशन पैदा हो जाता है। तो ये संवेग जो होते हैं वो क्षण भर के लिए ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। यहाँ पर ये संवेगों की विशेषताएं लिखी हुई है, आप इन सारी विशेषताओं को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो संवेग से प्रत्यक्ष संबंधित कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। तो संवेगात्मक संघर्ष कब उत्पन्न होता है? क्रोध से। वैसे तो ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन है ब्रिजेस या ब्रिजेज के विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा बालकों में होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। पहला है नवजात शिशुओं में जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता, ये चीज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संवेग अधिगम के उपरांत ही बालक में उत्पन्न होते हैं, नहीं ये चीज गलत है। संवेग तो बचपन से ही पैदा हो जाते हैं, जबकि इसमें क्या बोल रहा है कि संवेग अधिगम के उपरांत ही बालक में उत्पन्न होते हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के संवेग नवजात शिशुओं में पाए जाते हैं, तो ये चीज भी गलत है। संवेग जो नवजात शिशुओं में संवेग सभी तरह के होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है इसमें बालकों में संवेगात्मक आवृत्ति शून्य होती है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़े। क्वेश्चन है दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, यानी इसके अपोजिट है? तो वयस्कों पर निर्भर नहीं होकर सीखता है, सही है ये चीज। जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। फोर्थ ऑप्शन है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो ये समाजीकरण के विपरीत एक स्टेटमेंट है, विपरीत कथन है, क्योंकि इन तीनों में बच्चा समाजीकरण से मतलब लोगों से जुड़कर ही चीजें सीख रहा है, जबकि चौथे वाले में वो झगड़ा करके उन लोगों से अलग हो रहा है। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कथन के विपरीत पूछा है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक 9 वर्ष का बालक मतलब कोई भी काम करेगा तो उस काम से उसको क्या रिजल्ट मिलता है, उसको क्या परिणाम मिलते हैं, उसी से ही वो डिसाइड करेगा कि ये काम अच्छा है या बुरा है। ठीक है। और आगे का ऑप्शन आप इसमें पढ़ लीजिएगा, बाकी फर्स्ट ही आंसर इसमें सही है, क्योंकि फर्स्ट से ही हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि बालक की नैतिक तर्कना किस पर आधारित होती है, किसी काम के परिणाम पर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो किसके अंदर प्रारंभ करते हैं? विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, तो मनुष्य जीवन का जो स्टार्टिंग होती है, यानी जो हमारी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, वो सिर्फ किससे स्टार्ट होती है? एक सिंगल लाइफ सेल से, एक सिंगल कोश से। ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन है गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। यानी जो हमारे मांसपेशियों के विकास होता है और पैरों के उचित उपयोग होते हैं, तो इनसे हम क्या चीजें सीखते हैं? इनसे हमारे अंदर क्या आता है? इनसे हमारे अंदर शक्ति आती है, हम गति करना सीखते हैं। ठीक है। मांसपेशियों के विकास से तो हमारे अंदर शक्ति आती है, और पैरों के उपयोग से हम क्या सीखते हैं? गति, यानी चलना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के शायद आपको थोड़ा सा समझ में ना आए कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि इसका आंसर है प्रॉड। ठीक है। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से।
कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यहाँ पे बोला है जीवन के बाद के वर्षों में, जबकि जो कुपोषण जो बीमारी है वो हमें स्टार्टिंग से ही, जब से ही मतलब एक बच्चे के अंदर कुपोषण की बीमारी होती है वो उसको शुरुआत से ही इफेक्ट करती है, बचपन से ही। नेक्स्ट है, ये बालकों के सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही कथन है ये। थर्ड है, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, बिल्कुल। यह कद को प्रभावित करता है, बिल्कुल, क्योंकि जो कुपोषण से पोषित रहते हैं वो मतलब उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, तो उनकी कद को प्रभावित करता है, उनके डेवलपमेंट को रोकता है। तो अब इसमें पूछ रहा है सत्य कथन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन है, व्यय संधि काल में निम्न में से कौन बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है? तो बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है पूछा है इसने। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, दूसरा है अशांति, तीसरा है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, चौथा है सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास में सहमति नहीं रखता? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, पहला है सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। दूसरा इसमें ऑप्शन है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। तीसरा ऑप्शन है, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। चौथा ऑप्शन है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है, मिडिल स्कूल के बच्चे तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही स्थिति मध्य घटना पर मौजूद व्यक्तियों के संवेग होंगे, यानी जो मतलब एक ही स्थिति के बारे में जो अलग अलग लोगों के अलग अलग संवेग होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा अलग अलग, यानी भिन्न भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? परिवार। सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस गुण लक्षण की ओर इंगित करता है? तो जब बच्चा कहता है ना कि ये सूरज तो मेरे साथ साथ चल रहा है, जैसे मुड़ रहा हूँ वैसे मुड़ रहा है, मेरी बात सुनता है, तो ये क्या एक तरीके से उसका सजीव चिंतन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बचपन की कौन कौन सी विशेषता है और बाल्यावस्था की मतलब जो अलग अलग स्टेज हैं, बाल्यावस्था किशोरावस्था, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 2022 का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो बचपन की विशेषता नहीं है पूछा है इसने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, ये प्राक टोली आयु, क्योंकि जो टोली आयु होती है ना, वो जब मतलब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है उसके बाद जो उसकी अवस्था आती है लेटर चाइल्डहुड वाली, उसके अंदर की ये विशेषता है, ना कि बचपन की। बचपन में बच्चा अनुकरण करता है, यानी जैसे लोग दूसरा उसके सामने करते हैं ऐसे वो करने लगता है। खिलौने की आयु होती है, सवाल करने की आयु होती है, उसे अंदर जिज्ञासा रहती है कि कौन सी चीज़ कैसे क्या होता है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो ये मतलब किस सिद्धांत के अंदर ये चीज़ कही गई है कि बाल मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण किया, तो किसने किया था? विलियम हिली ने। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। तो प्राकृतिक विकास यानी बचपन में जो स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होता है वो प्राकृतिक होता है, तो उस पर किसने बल दिया? मोंटेसरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो बाल्यकाल के अनुभव के आधार पर, तो अनुभव के आधार पर किसने कहा है? मनोविश्लेषणवाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। तो मतलब किस एज के अंदर बालक की जो दृष्टि है और श्रवण इंद्रिया है वो पूरी विकसित हो जाती है? वो है 8 अथवा 9 वर्ष के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें,
तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कब, किस आयु में होता है? वो 11 वर्ष की आयु में। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो कौन सा इसमें आपको ऑप्शन सही लग रहा है कि बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नजरियों में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है? यानी वो खुद में और दूसरों में फर्क ही नहीं कर पा रहा, तो वो कब नहीं कर पाएगा? जब वो आत्म केंद्रस्थ होगा, यानी ईगो सेंट्रिसिज्म यदि उसके अंदर होगा, यानी वो खुद के बारे में ही सोचता है, देन वो जो दूसरों के नजरिए के है उसके बारे में सोच नहीं पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। फिर इसमें आगे बढ़े, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, अल्फ्रेड एडलर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो इसका आंसर है शैशव स्वालीनता। शैशव स्वालीनता का ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? तो इसमें हम पढ़ते हैं एक एक कथन यहाँ पर। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो ये कथन तो गलत है। सेकंड है, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। और चौथा है इसमें, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें से आपसे गलत कथन पूछा है, असत्य कथन पूछा है। तो ये तीनों ही बातें सही है, केवल ये जो फर्स्ट वाली बात है ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये केवल एक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो बालक की वृद्धि में उसका पोषण, उसकी निद्रा, उसका स्वास्थ्य, ये तीनों चीज डायरेक्टली रिलेटेड है। जबकि जो अधिवास है, डोमिसाइल, यानी वो कहाँ पे जन्म लेता है, तो वो चीज एक अलग फैक्टर हो गई। जबकि ये जो पोषण, निद्रा, स्वास्थ्य है, ये उसकी पर्सनल चीजें हो गई, मतलब उसके जो डेवलपमेंट में हेल्प करती है वो वाली चीजें। जबकि अधिवास, ये जो अधिवास है ये सबका देखो अलग अलग, मतलब कहाँ पे जन्म लेते हैं ये किसी का मतलब फिक्स नहीं रहता, लेकिन ये तीनों चीजें उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगी। जितना ज्यादा उसका जो जन्म लेने का स्थान है वो इतना डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अब आपके वंशानुक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास परिणाम है, तो किस चीज का परिणाम है? जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, वंशागति एवं वातावरणीय कारणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बालक का विकास प्रभावित होता है, तो किस चीज से प्रभावित होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से जो बालक का विकास है वो प्रभावित होता है। अगला सवाल है इसमें, कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? तो बालक के शारीरिक विकास को देखिए, पहला तो वंशानुक्रम प्रभावित करता है, पोषण उसके विकास को प्रभावित करता है, विद्यालय में किस तरीके के खेल होते हैं उस पर भी प्रभावित करता है, चौथा है उसकी ग्रंथियां। तो ये चारों चीजों पर बालक का जो शारीरिक विकास है वो डिपेंड करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो अनुवांशिकता में देखो, जो अनुवांशिकता मतलब जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स से रूपांतर होता है, प्रदीपगमन होता है और जैसे पैदा होता है, यानी मतलब जैसे पैदा होता है का मतलब है कि जैसे पेरेंट्स ऐसा बच्चा, इस तरीके से सेम, मतलब काफी सारी सिमिलरिटीज। जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रगति, तो प्रगति ये तो इंसान के जब वो बड़ा होता है किस तरीके के कार्य करता है, क्या अच्छा बुरा, तो उन सब चीजों पर उसकी प्रगति डिपेंड करती है। जबकि ये जो तीनों फैक्टर हैं ये डिपेंड करते हैं आनुवांशिकता पर, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? रॉस ने। डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो चूहों पे हमें पता है किसने किया था, मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो उसमें देखिए, ऑप्शन 1 है समानता, ऑप्शन सेकंड है भिन्नता, यानी वंशानुक्रम में समानता भी होती है, भिन्नता भी होती है, प्रत्यागमन भी होता है, लेकिन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन तो एक बाहरी फैक्टर है, मतलब मोटिवेशन से वंशानुक्रम का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये चीज अलग हो गई। यहाँ पर वंशानुक्रम के नियम लिखे हुए हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, तो ये सारे आपके वंशानुक्रम के नियम है। ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित है। फिर इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनुवांशिकता की इकाई है। तो आनुवांशिकता यानी जो आपकी हेरिडिटी है, जो हमारी आनुवांशिकता है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? उसका आंसर है जीन। क्योंकि जब हमारे जीन ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चे में तभी तो उसकी सिमिलरिटीज पेरेंट्स की बच्चे के अंदर आती है इस तरीके से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सभी मानवों में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम आपको याद रखना है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन संलक्षण का कारण है। डाउन संलक्षण का कारण ये आपको डायरेक्ट याद रखना है त्रिगुण सूत्रता। जो ट्रायसोमी 21 है वो ही आपका डाउन सिंड्रोम का कारण है। तो ट्रायसोमी 21 को हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये दोनों आपके क्वेश्चन एक जैसे हैं, मतलब ये आपको डायरेक्ट याद रखना है डाउन सिंड्रोम यानी ट्रायसोमी 21। ठीक है। नेक्स्ट है एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो ये किस चीज को बता रहा है कि मतलब यदि बच्चा जो विशेषता मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है तो ये चीज उसके हेरिडिटी वाले फैक्टर पर डिपेंड करेगी यानी आनुवंशिकता पर डिपेंड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वंशानुगत जो इसमें कौन सी बीमारी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका आंसर है डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में वातावरण की भूमिका तो किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित की गई है? तो बाल विकास में वातावरण की भूमिका को जो सबसे अच्छा बेस्ट बताया गया है वो इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला तो है स्वभावगत प्रवृत्तियां, दूसरा है व्यक्तित्व की प्रकृति, तीसरा है प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, चौथा है आदत निर्माण और यही इसका सही आंसर है। क्योंकि वातावरण की भूमिका यानी जब वातावरण सही तो हमारी आदतें बनती हैं और यही हमारे बाल विकास में सहायक होती है। यानी किस तरह की हमारी आदतें बनती हैं, किस तरह के हम वातावरण में रहते हैं उस हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो देखो हम आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं। आनुवंशिकता यानी जो हेरिडिटी होती है जीन्स ट्रांसफर, तो उसमें हम जुड़वा बच्चों का अध्ययन कर सकते हैं, अभिभावक यानी पेरेंट्स और स्टूडेंट का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दत्तक ग्रहण अध्ययन, तो इनका अध्ययन किया जा सकता है यानी जो गोद लेते हैं बच्चों को। चौथा है समवयस्क समूह अध्ययन यानी एक जैसे जो समान वयस्क वाले समूह के बच्चे होते हैं उनका अध्ययन यहाँ पर आनुवांशिकता को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी सेम एज ग्रुप के बच्चों को हम उनके बीच में कंपैरिजन करें तो वो आनुवांशिकता नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? तो पहला है इसमें कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, इन तीनों पर ही नवीन शोध चल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो उपयुक्त सभी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को निर्धारित करता है। यानी ऐसा कौन सा जीन्स का जोड़ा है जिससे हम जो सेम प्रॉपर्टीज होती है सेम गुण को नियंत्रित करता है वो है एलिल। ये एलिल वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए इसे आप जरूर डायरेक्ट याद करके रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर है फिनोटाइप। यानी दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को हम फिनोटाइप के रूप में परिभाषित करते हैं। आगे बढ़े इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर है स्किनर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये अधिगम की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है इसमें अधिगम में वृद्धि की जा सकती है तो हम बच्चे की लर्निंग को मतलब ग्रो कर सकते हैं किस तरीके से? उसे प्रोत्साहन देके, उसे मोटिवेशन देके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो पहला है इसका यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है।
परिपक्वता होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा अपने आप मैच्योर होता है, उसे मतलब अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं देनी होती मैच्योरिटी के लिए। मैच्योरिटी बच्चा धीरे धीरे ही ग्रो करता है और मैच्योर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, ये अभ्यास पर निर्भर करती है। नहीं, अभ्यास से मैच्योरिटी थोड़ी आती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। ये भी गलत है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी गलत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, सही चीज है। अपेक्षाकृत रूप में स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। थर्ड है इसमें, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो बच्चा जन्म से ही थोड़ी ना, मतलब जन्मजात प्रक्रिया नहीं है ये अधिगम। अधिगम बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तब वो सीखता है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे गलत वाला ऑप्शन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसमें, निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं? तो ये स्तर आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। पहले हम तथ्य देखेंगे, फिर उसके बारे में सूचना देखेंगे कि मतलब उस तथ्य से रिलेटेड क्या क्या सूचना हमें मिल सकती है, फिर उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर हमें बोध होगा, फिर लास्ट में होगा इसमें प्रज्ञान। ठीक है, आगे बढ़े। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, तो व्यक्तिगत कारक कौन सा है? परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारण है? मनोवैज्ञानिक कारण यानी जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ हो। तो इन चारों ऑप्शन में से जो मतलब मेंटली जो फैक्टर रिलेटेड है वो कौन सा है? थर्ड वाला, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, संवेग यानी जो आपके इमोशंस होते हैं। तो ये दोनों ही चीज आपके मेंटली फैक्टर से जुड़ी हुई है, मनोवैज्ञानिक कारक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है इसमें, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। परिपक्वता वाला जो होता है, परिपक्वता से जो स्टूडेंट सीखता है वो अधिगम के अंदर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? तो प्राथमिक अभिप्रेरणा यानी अधिगम को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? इसको डायरेक्ट जो मोटिवेशन मिलेगा उससे उसका अधिगम प्रभावित होगा। मतलब जितना अच्छा उसको मोटिवेशन मिलेगा उतना जल्दी वो बच्चा सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? तो अधिगम जब बच्चा करना शुरू करता है तो उसमें सबसे पहला जो प्रक्रिया करेगा वो होगा आत्मसात। पहले वे खुद के अंदर मतलब खुद प्रयास करना सीखेगा, कुछ मतलब खुद से प्रयास करना सीखेगा चीजों को सीखने के लिए। नेक्स्ट है इसमें, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो देखो, अधिगम के अंदर परिपक्वता नहीं आता। परिपक्वता एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप बच्चा मैच्योर होता है, ना कि अधिगम से। ठीक है, ये अभी तक आपने ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे उसमें सब में यही है कि परिपक्वता और अधिगम का कोई मेल नहीं है। परिपक्वता अधिगम से अलग है, दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है? तो सीखने की हम शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय। बच्चा शारीरिक रूप से भी सीखता है, मनोवैज्ञानिक रूप से सीखता है, पर्यावरण से भी सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है? तो हर बच्चे के अंदर सीखने की योग्यता अलग अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता पर। अब यहाँ से आपके जो थ्योरी है, जो मतलब आपके सिलेबस के अंदर थ्योरी दी हुई है, वो सारी थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है, किस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया है, उस तरीके के क्वेश्चन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, पार्ट 3 के अंदर। यदि आपको पार्ट 3 का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तभी मैं पार्ट 3 का वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।